नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। दर्शकों, हम अपने जीवन में कई तरह के फैसले लेते हैं। कई फैसले बड़े होते हैं तो कई फैसले छोटे भी होते हैं, लेकिन उन फैसलों में निर्णय लेना हमारी अपनी आज़ादी भी होती है। इसलिए हमें ये तय करना है कि हमें उन फैसलों में निर्णय तय समय सीमा के अंदर ही ले, क्योंकि इससे होगा क्या कि बेवजह हम प्रोक्रेस्टिनेशन से, यानी कि जो टाल मटोल हम करते हैं, उससे हम लोग बचेंगे। और ये बात भी तो सत्य है ना कि हमें किसी भी चीज़ में, किसी भी फैसले में निर्णय लेने का अधिकार होता है, तो हमें उसके लिए समय सीमा भी तय करनी चाहिए। चलिए, इन उम्मीदों के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे हम आज के विचार की। हमारे देश में से कई सारे महात्मा हुए, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर स्वामी विवेकानंद। इन सभी ने जो जीवन जिया वही तो हम सभी के लिए संदेश है और इनकी प्रेरणा हम तक हमेशा पहुंचती है और हम पहुंचाते हैं आपको अपने बिहार बिहान के माध्यम से, अनमोल वचन के माध्यम से। तो आइए नजर डालते हैं आज के विचार पर। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो वैसे सुविचार पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि इनके विचारों को समझने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अपने जीवन में सफल होना और औरों को भी सफल बनाना। बिहार बिहार में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे, वह है शिक्षा का सामाजिक महत्व। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति में कितना अत्यंत ही महत्वपूर्ण इन्हें माना जाता है। हमारे समाज में जो शिक्षा होता है, ये हमें हमारी समझ, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, समझ और समय पर, इन सब को कहीं न कहीं जागृत करता है और इनकी जो कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो जन जागृति भी पैदा करता है और इनकी भावना भी हम सभी को आगे तक ले जाता है। और एक सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से हम आपको ये समझाएंगे और हम भी समझेंगे कि समाज में शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर जो प्रभाव है देखने को मिलता है। तो शिक्षा का सामाजिक महत्व क्या है, आइए देखते हैं एक सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का एक माध्यम है जो स्वयं सामाजिक विकास की प्रक्रिया में एक आवश्यक उत्पादन सामग्री का गठन करती है। शिक्षा एक ऐसा मजबूत हथियार है जो व्यक्ति और समुदाय दोनों को अद्यतन सूचनाओं से अवगत कराती है और उनके ज्ञान को समृद्ध करती है। आज दुनिया हर पल बदल रही है और यह बदलाव लोगों के सकारात्मक दृष्टिकोण, सोच और समझ के कारण ही संभव होता है। गुणवत्तापूर्ण जीवन या जीवन स्तर की समझ लोगों में विकसित होती है। शिक्षा ही हमारे सामाजिक विकास या प्रगति को परिभाषित करती है। शिक्षा हमेशा सामाजिक परिवर्तन से पहले आती है। परिवार सारा पढ़ गया, ए हमारी राष्ट्र का शिक्षा का संबल लड़कियां, ए हमारी राष्ट्र का शिक्षा का संबल लड़कियां। इसके कारण लोगों की ज्ञान, कौशल, विचार, दृष्टिकोण और मौलिक सोच में परिवर्तन आती है। उनके जागरूकता में वृद्धि होती है और इस ज्ञानवान और जागरूक लोगों से ही विकसित और समृद्ध समाज का निर्माण होता है जो किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ जो समाज विकसित है, वहाँ के लोग शिक्षा के महत्व को जानते हैं। वहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान की समुचित व्यवस्था होती है। वहाँ लड़कों के साथ साथ लड़कियों के शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कौशल प्रशिक्षण, नई तकनीक की जानकारी के साथ युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के माध्यम से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। लोग निर्णय लेने में भाग लेते हैं। उद्योगों, कृषि और अन्य व्यवसायों में लोग वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं जो हमें आधुनिकीकरण की ओर ले जाता है।
समाज में शिक्षा से महिलाओं का सशक्तिकरण संभव हुआ है। महिलाओं की सोच, समझ, उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे हमारा समाज भी विकसित हो रहा है। अंत में हम कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के प्रभावशाली साधनों में से एक बन गई है। इसने विकास और परिवर्तन के लिए लोगों के आकांक्षाओं को प्रेरित किया है, जो अंततः उनके बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनने में मददगार साबित हुई है। शिक्षा हमारे समाज के उत्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण है और मैं बता दूं कि शिक्षा का सामाजिक महत्व क्या है। इसी विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में निमंत्रण दिया है डॉक्टर उमा यादव जी को। डॉक्टर उमा यादव जी, मैं बता दूं कि ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी जो कि पटना में है उसके एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं। कई सारे सेमिनार्स को ये अटेंड करती हैं और वहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच तो देती हैं, युवाओं को भी काफ़ी प्रेरित करने का काम करती है। तो मिलिए इनसे, डॉक्टर यादव जी से। उमा यादव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका। जी, बिहार बिहान की टीम और बिहार बिहान के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको। आपने एक लघु फिल्म देखा और हम सभी ने देखा, काफ़ी खूबसूरत। इस लघु फिल्म के माध्यम से ये समझाने की कोशिश, ये जो शिक्षा है हमारे समाज में एक बड़ा हथियार, जिसके सामने कई सारे हथियार फेल हैं, कैसे समझाना चाहेंगे इसे? जी बिल्कुल, शिक्षा ऐसा माध्यम है जो कि सर्वोपरि है और शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक विकास होता है। ना सिर्फ समाज का बल्कि राष्ट्र का भी विकास होता है। तो हम शिक्षा को ऐसे समझ सकते हैं, एक श्लोक है, सा विद्या या विमुक्ते, यानी जो शिक्षा को जो हासिल कर लेता है वो बहुत सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ बंधन का क्या तात्पर्य है ये हमको जानना होगा। बंधन से मतलब है कि अज्ञानता से वो दूर हो जाता है, वो प्रकाश की तरफ जाता है, अंधविश्वास को वो नहीं मानता है। ये देखिए कि हम समाज में जब हैं तो समाज में सबसे पहले हमें, मतलब सामाजिक महत्व की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा में सबसे बड़ा एक अहम जो रोल होता है वो हमारी माता निभाती है। एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसका सामाजिकरण परिवार से शुरू हो जाता है। वो बोलना सीखता है। यदि आप ये कल्पना करें कि अगर वो बोलेगा नहीं या उसको बोलना न सिखाया जाए तो उसका सामाजिकरण कैसे संभव है? उसके पास अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई माध्यम नहीं रहेगा। और माता होती है जो सबसे पहले उसको शिक्षित करती है। शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ कौशल विकास से या प्रोफेशनल स्किल्स के डेवलपमेंट से ही नहीं है। यहाँ पे तात्पर्य है कि आप समाज में एक व्यक्ति को कैसे उस समाज का हिस्सा बनाएंगे, और ना सिर्फ हिस्सा बनाएंगे बल्कि उसमें नैतिक विकास करना, उसका आर्थिक विकास करना, उसका सांस्कृतिक विकास करना। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें शिक्षा के सामाजिक विकास में अहम रोल निभाती हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी भी इस बात पर बहुत जोर देते थे कि तालीम कैसी होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने भी ये कहा कि आप शिक्षित करिए, बालक को शिक्षित करने के साथ साथ उसके अंदर कौशल विकास भी करिए ताकि वो अपनी आय को भी अर्जित कर सके और शिक्षा को भी उसमें जोड़ा जा सके। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का सामाजिक महत्व तो सर्वप्रथम है। जी बिल्कुल। हमारे देश में समान रूप से शिक्षा को प्रचार प्रसार उसका किया जाए और सभी तक ये शिक्षा का समान शिक्षा मिले, इसे देखते हुए इसी पहल को लेकर भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की है। इसे आप किस बदलाव के रूप में देखती हैं हमारे समाज में? कितना इसका प्रभाव आप देख रही हैं? जी, नई शिक्षा नीति के तो बहुआयामी परिणाम हैं और मेरे विचार से जो मुझे सबसे अच्छा लगता है उसमें वो है भाषा का लोकतंत्रीकरण। मतलब भाषा का लोकतंत्रीकरण से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आप जिस माध्यम से, मतलब जिस भाषा के आसपास बच्चे का जन्म हुआ है उसी भाषा में, मातृभाषा में उसको क्या कीजिए, शिक्षित कीजिए। इससे ज़्यादा आसान होता है कि वो ज्ञान को अत्यधिक अर्जित करता है। यहाँ पे ज्ञान अर्जित करने के लिए आप, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें आप ज्ञान को देते हैं और ज्ञान लेना देना हमारे यहाँ अनवरत रूप से चल रहा है, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर होता है जब आप मातृ शिक्षा में शिक्षित करते हैं। अभी एक बड़ी समस्या ये है शिक्षा के साथ कि हम टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते जा रहे हैं। इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो लोग पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं या ऐसे जगहों से आते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर लैंग्वेजेस का ज्ञान नहीं होता है,
तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि वो लोग, उनका IQ लेवल बहुत अच्छा है, उनका स्तर सोचने समझने का बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ कुछ भाषागत चुनौतियों के कारण वो ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है नई शिक्षा नीति में जो ये लोकतंत्रीकरण है कि भाई मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट एक ऑप्शन दिया है हमें भारत सरकार ने, तो ये बहुत सराहनीय कदम है। जी, डॉक्टर उमा यादव जी, अगर मैं कहूँ कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पढ़ गए लिख गए उसके बाद अच्छी सी नौकरी मिल गई, अच्छा सैलरी मिल रहा है, कहीं सेटल हो जाए, विदेश में सेटल हो जाए तो और अच्छी बात है, लोग ऐसी की भावना है। तो शिक्षा हासिल करने के बाद सरकारी नौकरी हासिल कर लेना, कोई बड़े पद पर पहुँच जाना, क्या ये मुख्य उद्देश्य माना जाए, या फिर इसे आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? हमारे समाज में इसकी जो एक परसेप्शन कहीं ना कहीं ऐसा बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस दिशा में इसे बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वर्तमान समय में तो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ही रह गया है कि खूब पढ़िए और खूब कमाइए और ज़िंदगी में भौतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते जाइए। लेकिन ठीक है, ये एक सकारात्मक पक्ष के तौर पे भी हम इसको देख सकते हैं, ये सकारात्मक होना भी चाहिए, क्योंकि आप आय अगर अर्जित नहीं करेंगे तो आप एक सक्षम नागरिक नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसका एक और भी व्यवहारिक पक्ष होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं एक छोटी सी किस्से के रूप में जो हम अपने परिवार और विद्यार्थी के जीवन में जब हम सुनते आए हैं कि यहाँ पे एक दो बालक रहते हैं एक गांव में, जिनका नाम चुन्नू और मुन्नू है। ये काल्पनिक नाम है और वो दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, खूब खेलते हैं साथ में, खूब कूदते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। अब देखिए कि सामाजिक महत्व शिक्षा का क्या है। एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते वो थोड़ा सा गाँव से दूर चले जाते हैं। गांव के बाहर एक कुआं है, जिसमें उन लोगों ने सोचा कि ठीक है, इस कुएं का क्या महत्व होता है। वहाँ कोई है नहीं गांव का, वो थोड़ा सा गांव से दूर है। तो चुन्नू जो है वो बोलता है कि मुन्नू देखना चाहिए कि हमको इस कुएं में क्या है। मुन्नू बोलता है ठीक है, हम देखते हैं कि इस कुएं में क्या है। और वो मुन्नू अपनी जिज्ञासावश उस कुएं में झांकता है, लेकिन वो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने की वजह से क्या होता है कि मुन्नू उसमें गिर जाता है। अब क्योंकि दूर दूर तक कोई है नहीं और चुन्नू को कुछ पता नहीं है कि वो क्या करे, बस उसको ये पता है कि उसका मित्र है जिसको सहायता की ज़रूरत है। सामाजिक शिक्षा की बात हो रही है, मतलब शिक्षा का सामाजिक महत्व कैसा हो। देखिए वहाँ कोई नहीं है उसको ये बताने वाला। वो क्या करता है कि पास में एक कुआं है जहाँ डोर और बाल्टी रखी हुई है, वो उसको बांधता है बाल्टी में और कुएं में उसको गिरा देता है। और मतलब बहुत प्रयास के बाद, हालांकि मुन्नू की जो उम्र है वो 10 वर्ष है और चुन्नू की उम्र 7 वर्ष है, तो 10 वर्ष के बालक को कुएं से बाहर निकालना आसान कार्य नहीं है, लेकिन वो अपना पूरा जी तोड़ मेहनत करके उसको कुएं से बाहर निकालता है। जब वो लोग गांव आते हैं तो सबको बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसी घटना हमारे साथ घटी। गांव में इस बात को कोई भी मानने वाला नहीं है कि एक 7 वर्ष का बालक एक 10 वर्ष के बालक को खींच लेगा कुएं के अंदर से, वो भी इतने गहरे कुएं से। फिर वो सारे लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनते हैं, जैसा कि शिक्षा का सामाजिक महत्व की ही बात कर रहे हैं, तो वो सब गांव के मुखिया के पास जाते हैं, उनको ये घटना सुनाते हैं। तो मुखिया जी कहते हैं ये संभव है। गाँव वाले कहते हैं भाई ये तो संभव नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं कि ये संभव है। बोले नहीं, संभव है। तो यहाँ पे इस कहानी से हम ये सीख रहे हैं कि कैसे संभव है। मुखिया जी देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उसका सामाजिक महत्व देखिए। शिक्षा, उसके पास शिक्षा क्या है, बस उसे ये पता है, शिक्षित है वो, मतलब उसे ये पता है कि कुएं में अगर हम रस्सी डालते हैं तो उससे हम किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं। दूसरी बात कि वो न्याय संगत तर्क पर है, मतलब उसको ये नहीं लग रहा है कि ठीक है मेरा मित्र डूब रहा है तो डूबने दिया जाए, नहीं, उसको ये लगता है कि नहीं मुझे उसको बचाना है, और उसके दिमाग में सिर्फ एक यही चीज़ है कि मुझे उसको बचाना है। ये शिक्षा का सामाजिक महत्व है। शिक्षा का नैतिक महत्व ये है कि वो क्या कर रहा है, उसको कोई ये नहीं बोल रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं करना, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी को डेवलप करना। तो मुझे लगता है ये शिक्षा का सामाजिक महत्व है कि एक छोटे से नन्हे से बालक ने एक 10 वर्ष के बालक को खींच के निकाला, तो वो शिक्षा का सामाजिक महत्व था, वो तर्क संगत था, वो नैतिक था, वो न्याय संगत था, उसको सहयोग की भावना उसके अंदर थी, ना कि स्वार्थ। तो मुझे लगता है कि यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, काफ़ी खूबसूरत कहानी के माध्यम से आपने समझाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि ये उदाहरण काफ़ी है ये समझने के लिए कि शिक्षा का सामाजिक महत्व कितना अधिक है और कितना इसका प्रभाव है हमारे समाज के ऊपर। और भी कई सारी हम बातें करेंगे डॉक्टर उमा यादव जी आपसे, लेकिन दर्शकों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जीवन है वो सिर्फ सांस लेने और पाचन तंत्र से नहीं चल रहा है, बल्कि हमारे शरीर के कई ऐसे क्षेत्र, सभी हिस्से इसे कह सकते हैं, या फिर हमारे शरीर के सभी कोशिकाएँ
ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हैं और निरंतर वो ब्रह्मांड से संपर्क में हैं। और इसका अनुभव आप तभी कर पाएंगे जब आप योगमय जीवन जिएंगे। जी हाँ, क्योंकि योगमय जीवन जीने से न सिर्फ हमें अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है, बल्कि हम एक स्वस्थ जीवन की कला को भी हम सीखते हैं। तो आइए देखते हैं आज का योग बिहान। तमाम दर्शकों का मैं पूनम योगाचार्य स्वागत करती हूँ। कुछ ऐसे आसन जो मुश्किल देखने में होते हैं, लेकिन जिनको करके आप आसानी से अपने पेट को, अपने शरीर को कम कर सकते हैं, जो कि देखने में तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि उन आसनों को कैसे आसान तरीके से किया जाए और कम समय में अपने पेट को कम किया जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार, जैसा कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि कहा जाता है कि आगे की ओर झुको, तो हम इससे ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी के एज में, यानी एज जिनकी बढ़ रही है, या फिर आजकल बच्चे भी इस तरह पैरों को आगे छू नहीं पाते हैं, अंगूठों को। तो उनको भी आसान तरीके से कैसे छुआया जाए, या फिर कहे पेट अपना आसान तरीके से कैसे कम किया जाए, इसके लिए देखेंगे। यानी कि पश्चिमोत्तानासन आसान तरीके से कैसे करें। इसके लिए दोनों हाथों को इस तरह से दोनों पैरों के पास में रखेंगे और सीधे सीधे कमर से झुकेंगे पीछे की ओर, जितना झुक सकते हैं आसान तरीके से। फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से कुछ देर रुके रहेंगे और ध्यान रखेंगे कि हम अपने कोर को एंगेज करें, और कुछ देर इसी तरह रुके रहेंगे जितना संभव हो। देखिए, पूरा शरीर एक सीध में जितना देर संभव हो सके उतनी देर रुकेंगे। फिर धीरे धीरे शरीर को आगे की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्वतः आपका शरीर आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर आसानी से झुक पा रहे हैं। आपकी पीठ जो है धीरे धीरे लचीली होती जा रही है। फिर से एक बार देखेंगे, दोनों हाथों को घुटने के बगल में इस प्रकार रखेंगे और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे। धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे जा सकते हैं जाएंगे। इस तरह दोनों हाथ जांघ के बगल में, और धीरे धीरे पैरों को ऊपर इस प्रकार उठाएंगे और कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे। फिर धीरे धीरे वापस संतुलन बनाते हुए, श्वास छोड़ते हुए, यानी कि प्रश्वास के साथ इससे पश्चिमोत्तानासन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका शरीर बिल्कुल आगे की ओर जाने लगेगा और आप आसानी से घुटने में नाक सटा सकते हैं। और इसमें भी ध्यान ये रखना है कि जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो दोनों पैर आपस में इस प्रकार जमीन से सटे होंगे और दोनों हाथ बिल्कुल एक सीध में। गर्दन को आगे नहीं ले जाना है, कंधे को सीधे रखना है और शरीर को और कमर को आगे की ओर ले जाना है, इस प्रकार। कुछ देर इसी तरह रुकेंगे। फिर से आपको मैं एक बार दिखाती हूँ कि कैसे आसान तरीके से हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं। सबसे पहले नौकासन में जाते हैं इसी तरह पीछे, फिर कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे और फिर आगे की पश्चिमोत्तानासन, यानी नौकासन से फिर पश्चिमोत्तानासन। इससे शरीर में गति भी आती है और हमारे जो है कोर भी इंगेज होते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा फैट्स है वो भी कम होता है और साथ ही साथ शरीर में स्टेमिना भी बढ़ता है, मसल्स भी बिल्डअप होते हैं। तो हम सभी का जीवन योगमय हो, खुशहाल हो, इसी उद्देश्य को एक साथ ही बिहार बिहान अपने कार्यक्रम में रोजाना जो है योगाभ्यास के जरिए, योग बिहान के जरिए आपके समक्ष अलग अलग तरह के जो योग कलाएं हैं आपके सामने उसकी प्रस्तुति देती है। चलिए अपने कार्यक्रम में अपने खास मेहमान से फिर से रूबरू होंगे। हमारे बीच डॉक्टर उमा यादव जी हैं, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर है। पुनः आपका फिर से स्वागत है डॉक्टर उमा यादव जी। काफ़ी खूबसूरत कहानी के माध्यम से आपने ये समझाया कि शिक्षा का समाज के महत्व कितना है। कुछ डिग्री की भी बात हुई थी, उसको जरूर कहेंगे कि उस सवालों को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। आज का जो दौर चल रहा है वो उच्च शिक्षा तक भी एक ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है कि सिर्फ डिग्री हासिल करना है। डिग्री हासिल करना बुराई नहीं है, डिग्री को खूब हासिल करना चाहिए और डिग्री हासिल करना आपके स्किल को एडवांस बनाता है, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप अगर मान लीजिए एक सफल डॉक्टर हैं, एक सफल इंजीनियर बनते हैं अपनी डिग्री को लेकर, या सफल प्रशासक बनते हैं, तो सफल डॉक्टर क्या है?
उसकी आय को अर्जित करने का साधन है, ठीक है, वो अपनी फ़ी लेगा और इलाज करेगा, लेकिन क्या ये हर बार ज़रूरी है? ये ज़रूरी नहीं है हर बार। हो सकता है कि जिस रास्ते से वो गुज़र रहा हो और वहाँ अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या वो उस एक्सीडेंट में भी अपनी फ़ीस ढूंढेगा? मुझे लगता है कि नहीं। सामाजिक शिक्षा का महत्व ये है कि वो उस पर अपना कर्तव्य देखे, उस व्यक्ति के प्रति अपना कर्तव्य देखे, समाज के प्रति अपना कर्तव्य देखे, ना कि अपनी आय का साधन हर जगह तलाशता रहे। ठीक वैसे ही एक सफल इंजीनियर का कार्य क्या होता है? एक सफल इंजीनियर का कार्य ये है कि वो अच्छे से अच्छा निर्माण करे जो समाज कल्याण करे, ना कि समाज का विध्वंस करे अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए। तो मुझे लगता है कि डिग्री हासिल करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन डिग्री की सामाजिक महत्ता को बनाए रखना बिल्कुल बड़ी बात बहुत आपने ज़रूरी कही है डॉक्टर उमा यादव जी। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ आय का साधन ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी समाज के लिए बिल्कुल निरंतर होना चाहिए हम सभी के बीच। शिक्षा के प्रति समाज का और समाज के प्रति शिक्षा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, जरूर चाहेंगे कम से कम शब्दों में आप इसे बखान करें, और अंतिम मैसेज भी आपसे जरूर हम लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल। शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है चहुमुखी विकास का, बालक और बालिका का निर्माण करना और समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। समाज कैसा है शिक्षा के प्रति, ये हमको देखने वाली बात है, क्योंकि थोड़ा सा हम अगर हमारा जो संतुलन है वो यही ख़राब हो रहा है। कुछ लोग क्या हैं जो शिक्षित हो जाते हैं लेकिन वो सामाजिक नहीं हो पाते। तो समाज की तरफ से हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि आप जितने शिक्षित होंगे उतने सामाजिक होते जाएं, मेरा यही मानना है। जी, मैसेज क्या आप देना चाहेंगे खासकर युवाओं को? जी बिल्कुल बिल्कुल, और ख़ास तौर से युवाओं को ही, क्योंकि युवा ही हमारी, और इस वक्त तो जो विश्व का एक बड़ा वर्ग है वो भारत में युवा वर्ग है, और युवा वर्ग को ये सोचना होगा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बहुत बड़ी बात कही थी। तो मुझे लगता है कि आज के युवाओं को शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीकर अज्ञानता, अंधविश्वास और कुरीतियों से लड़ने के लिए हमको दहाड़ना ज़रूरी है। क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात और बहादुरी वाली बात आपने कही है। और मुझे लगता है कि हमारे समाज में जो लोग भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं वो सिर्फ आय का साधन न देखे, भौतिक सुविधा एक समय एक सीमा तक ही यहाँ पर शोभा देता है, लेकिन उसे लेकर आप समाज में व्यवहारिक भी बनिए तो ये आपके लिए भी बड़ी बात होगी, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए भी ये बड़ी बात होगी। डॉक्टर उमा यादव जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना अनुभव साझा किया और आपने जो बेहतरीन उदाहरण दिए शिक्षा का सामाजिक महत्व को लेकर, आपने जो परिभाषित किया, वाकई में ये बखूबी परिभाषा हम लोगों को समझ में आया। और हम उम्मीद करते हैं कि जो युवा आप सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो उसे अपने जीवन में अमल जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार अभियान के इस कड़ी में हमारे साथ दूसरे मेहमान की मौजूदगी है। मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश आनंद जी, आप मुख्य प्रबंधक हैं पंजाब नेशनल बैंक के। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार अभियान में। कई सारी बातें होंगी अवधेश आनंद जी से सरकारी योजनाओं को लेकर और स्वयं सहायता समूह और इनका समन्वय कैसे उनका बन पाता है, कई सारी स्कीम्स हैं, कैसे उन योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं, उन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। लेकिन उसके पहले हम जिस विषय पर एक लघु फिल्म आपको दिखाना चाहते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि सरकारी योजनाओं के साथ साथ सरकारी योजनाएं जो है उसके साथ बालिका शिक्षा चुनौतियां और उसका समाधान क्या है आज के परिवेश में, उसको लेकर एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। भारत की गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, रोजगार, बालिका शिक्षा, स्वच्छता अभियान और सामाजिक समावेशन के लिए कई सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर कमजोर और हाशिए पर स्थित समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। इन सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लाभुक तक पहुंच सके, इसके लिए सरकार की इन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन और समन्वय में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और अन्य हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रभावी रूप से काम करती है। सरकार की विभिन्न योजनाओं को इन समूहों के साथ समन्वय करके और अधिक प्रभावी और सफल बनाया जा सकता है। ये समूह आमतौर पर 10 से 20 महिलाओं या व्यक्तियों का एक समूह होता है जो सामूहिक रूप से बचत करते हैं और उधारी, कृषि, हस्तशिल्प, छोटे व्यवसाय आदि के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को अपने अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक किया जाता है,
जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऐसे कई योजनाएं चलाती हैं जो स्वयं सहायता समूह के साथ समन्वय और सहयोग से संचालित होती हैं। ऐसे ही कई महिला स्वयं सहायता समूह योजनाओं का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, कौशल विकास कार्यक्रम आदि इसी तरह की योजना है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना, कन्या उत्थान योजना, जीविका मिशन, लोहिया स्वच्छता अभियान आदि कई योजनाएं हैं जो SHG ही समन्वित करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जाता है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला शक्ति केंद्र आदि। ये योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं और स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। स्वयं सहायता समूहों का सरकारी योजनाओं से समन्वय उनके प्रभाव को बढ़ाता है और अधिक जनसमूह तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्वयं सहायता समूह सरकारी योजनाओं का समन्वय प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य अक्सर बैंकों से उधारी लेने और बचत करने के लिए संगठित होते हैं और ये समूह सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों के साथ मिलकर वित्तीय सेवाएं प्राप्त करते हैं। इससे समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलती है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी करना आसान हो जाता है। स्थानीय स्तर पर सरकारी स्वयं सहायता समूह सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में मदद करती हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया के तहत स्वयं सहायता समूहों को ऋण और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। यह सहयोग समूहों को अपने व्यापार को विस्तार देने में मदद करती है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य सरकारी योजनाओं के तहत कौशल विकास, सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले सकते हैं और लोगों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं। हालांकि स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं का समन्वय कई सकारात्मक परिणाम ला सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी हैं। लेकिन यदि सरकार और अन्य संबंधित पक्ष मिलकर काम करें तो इन समस्याओं का समाधान संभव है। स्वयं सहायता समूह और सरकारी योजनाओं का समन्वय एक मजबूत और सशक्त समाज की नींव रख सकती है, जहां हर नागरिक को अपने अधिकारों का पूरा लाभ मिल सके। से आपने देखा और समझा कि स्वयं सहायता समूह की जो जन भागीदारी है कितनी हद तक बढ़ी है और इसमें कितनी अहम भूमिका है बिहार सरकार और भारत सरकार के तमाम जो योजना है जो इन्हें दी जा रही है। इन योजनाओं के फलस्वरूप लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं और स्वरोजगार भी स्थापित कर रहे हैं। चलिए इसी विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे बीच अवधेश आनंद जी मौजूद हैं, मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक। बहुत बहुत आपका पुनः स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। अवधेश आनंद जी, आपने एक स्टोरी देखी है यहाँ पर अगर बात की जाए, चाहे वो जीविका हो, जो भी योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से या फिर बिहार सरकार की तरफ से, और जिस हद तक भागीदारी देखी जा रही है, सबसे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपके लेना चाहेंगे। इनकी भागीदारी कितनी सुनिश्चित हुई है और लगातार महिलाएं कितने आगे बढ़ रही हैं इन योजनाओं के माध्यम से? जैसा कि अभी दिखाया भी गया है कि जीविका एक अहम रोल अदा कर रही है ग्रुप क्रिएशन में और जो स्वयं सहायता समूह है समूह बनाने में। आप लोग देखे होंगे अभी इससे पहले भी जो हम लोगों ने देखा था कि शिक्षा का विकास, तो जीविका का मूल उद्देश्य ही है लोगों को जागरूक करना और जागरूक करके उन्हें एक रोजगार का अवसर प्रदान करना। इसी के तहत आप देख रहे होंगे कि इसमें स्वयं सहायता समूह जो बनाया जा रहा है जीविका को, उसको एक रिवॉल्विंग फंड पहले दिया जाता है जो 20,000 से लेकर 30,000 रुपये तक की राशि होती है, जिसके द्वारा उन्हें जमा करने की और बैंक को वापस से पैसा लौटाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाती है। ये 6 महीने चलने के बाद बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है। इस लोन की राशि जो है वो 4 किस्त में हम लोग देते हैं, मतलब उसको 4 डोज बोलते हैं। फर्स्ट डोज जो होता है वो 1.5 लाख रुपए का होता है जो स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है। वो इसके तहत जो है 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है और उनका जो रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं उसमें
ये आज़ादी होती है कि हर मेंबर अपना अलग अलग रोजगार कर सकती हैं, और ये एक ग्रुप को लोन दिया जाता है, और ग्रुप की जो 3 ऑफिस बेरर होती हैं जो पूरे ग्रुप को हैंडल करती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि किस मेंबर को कितना पैसा हमें इंटरनल लोन देना है। ये उनका अपना अधिकार होता है। बैंक उन्हें 1.5 लाख रुपए का पहले देता है, और 1 साल तक वो सही चलने के बाद उसे फिर सेकंड डोज जो है वो हम लोग 3 लाख रुपए का देते हैं। 3 लाख के बाद जो थर्ड डोज होता है वो हम लोग 6 लाख का देते हैं। अभी वर्तमान में जो स्वयं सहायता का लेन देन है वो काफ़ी अच्छा रहा है, और काफ़ी अच्छे उनका परफॉर्मेंस रहा है। जो NPA हम लोग कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें अगर लोन के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो स्वयं सहायता समूह का सबसे अच्छा आज के डेट में रिपेमेंट हो रहा है। इसी को देखते हुए और महिलाओं में काफ़ी जागरूकता भी हुई है, और बढ़ चढ़ कर वो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इसको देखते हुए अभी लोन अमाउंट जो है वो 20 लाख तक का कर दिया गया है, लेकिन चौथे डोज के तहत अभी 10 लाख रुपए तक का लोन बिहार में हो रहा है, क्योंकि 6 से 10 अभी हाल में ही हुआ है। तो वो एक मतलब ग्रेजुअली हम लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें 20 लाख रुपए तक की राशि उन्हें प्राप्त हो सकती है। जी, ये बहुत ही बड़ी बात आपने बताई, जानकारी भी दी, और खुशी भी हुई जानकर कि इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं सशक्त बन रही हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं, और बैंक की तरफ से जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी निभाया जा रहा है। लोन का जो दायरा है वो भी लगातार बढ़ाया जा रहा है स्कीम्स के तहत। हम जानना चाहेंगे अवधेश आनंद जी, बिहार सरकार और भारत सरकार की तरफ से ऐसे किन किन योजना है जिनका जो फ़ायदा है स्वयं सहायता समूह को दिया जा रहा है, और कितना ये आसान है? स्वयं सहायता समूह में जो हम लोगों का पहला उद्देश्य था वो था महिलाओं को सशक्त बनाना। अभी उसमें हम लोग जो लास्ट 3 साल से जागरूक कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री की 3 स्कीम्स जो आई थी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इन तीनों स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि गांव में क्या था कि लोग इंश्योरेंस से अवगत नहीं थे। अभी जीविका के माध्यम से सारी दीदियों का यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि उनको इस दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 साल तक के व्यक्ति का हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, जिसका प्रीमियम पूरे साल का 436 रुपये काटा जाता है। इसके तहत 2 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज होता है। इसमें किसी भी तरह, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो या किसी और भी कारण से डेथ हो, तो उस केस में उन्हें 2 लाख रुपए सहायता के रूप में प्राप्त होता है। सेकंड जो हमारा स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका प्रीमियम मात्र 20 रुपये होता है पूरे साल का, और इसमें अगर उनका दुर्घटनावश अगर उनकी मृत्यु होती है तो उस केस में 2 लाख रुपए उन्हें प्राप्त कराया जाता है। साथ ही अटल पेंशन योजना जो एक शुरुआत किया गया था कि एक सर्टेन एज के बाद जो है वो लोग काम करने के लायक नहीं रहते हैं, तो उन्हें भी पेंशन का लाभ मिल सके, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जाना था कि जो जॉब करते हैं उन्हें ही पेंशन मिलता है। लेकिन इस योजना के तहत हम जो लोग जॉब नहीं करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, वो भी पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये पेंशन राशि 5,000 रुपये तक पर मंथ होती है। जी, एक महत्वपूर्ण योजना भी है PMFME योजना, इसमें सब्सिडी भी दी जाती है। जरूर चाहेंगे इस योजना के बारे में बताने के लिए। हाँ, अभी आप देखेंगे ये अभी नहीं आई है, एक्चुअली PMFME योजना काफ़ी पुरानी योजना है जी, बट बिहार में जो है ये अभी लास्ट 2 साल से इस पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि इस योजना के तहत क्या है कि एक मतलब सूक्ष्म उद्योग कह सकते हैं हम लोग, जो कि लगाया जा रहा है। बिहार में ऐसे भी हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, और यहाँ से जो रॉ मटेरियल होता है वो बाहर जाता था। तो PMFME योजना के तहत जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो लगाया जा रहा है। इसमें टर्म लोन जो भी अमाउंट हम लोग देते हैं उसमें 35% तक सब्सिडी वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हम लोगों के यहाँ से रॉ मटेरियल पहले बाहर अदर स्टेट्स में जाता था और वहाँ पैकिंग होता था, तो उसका पूरा बेनिफिट यहाँ की जनता को नहीं हो पाती थी। इसलिए यहाँ पे अभी इस पे काफ़ी जोर दिया गया है, और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इसके तहत क्या है कि आप कोई भी अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर आप लगाते हैं
तो इस पे आपको लगाने का जो भी टर्म लोन का कॉस्ट होगा उसका 35% तक आपको सब्सिडी इजीली प्राप्त हो जाता है। बिहार में मौजूद हैं अवधेश आनंद जी, आप मुख्य प्रबंधक हैं पंजाब नेशनल बैंक। कई सारी योजनाओं को जानकारी आपने दी अवधेश आनंद जी। अब हम बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जरूर चाहेंगे, जो जानकारियाँ हैं जरूर चाहेंगे, ये कितना आसानी से मिलता है और कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है? अभी हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत जो हमारे कारीगर थे, जैसे मोची हो गए, नाई हो गए, मतलब जो भी कारीगर है इस तरह के, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का ऋण मात्र 5% के ब्याज दर पर उपलब्ध होता है। और जितने भी अभी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, इसका हम आवेदन 2 मोड में कर सकते हैं। एक तो जो नज़दीकी शाखा है वहाँ जाकर हम आवेदन कर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन, जो कि डिजिटल इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन की भी व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन के तहत आप देखेंगे जन सामर्थ्य पोर्टल एक बनाया गया है। जन सामर्थ्य पोर्टल के तहत जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप अपने आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं कि हमारा आवेदन बैंक में प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। आप एक्नॉलेजमेंट भी बैंक के द्वारा जाएगा और इजली आप वहां जाकर के अपना ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अभी अन्य स्कीम जो कि काफ़ी पुरानी हो गई है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत हम लोग अगर मन में कल्पना करते हैं कि अगर हमें कोई बिज़नेस करना है, तो ये सारे जितने भी आप कल्पना कर सकते हैं वो सारे स्कीम्स वहाँ अवेलेबल हैं। और आप छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने तक मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था, जो कि पूरी तरह से कोलेट्रल फ्री होती थी, जिसमें कि बैंक आपको कोई भी सिक्योरिटी डिमांड नहीं करते हैं, क्योंकि ये CGT MSME के द्वारा कवर होते हैं, जिसमें एक नॉमिनल गारंटी फ़ी आपको केवल देना पड़ता है। बाकी केंद्र सरकार के द्वारा उस योजना की पूरी गारंटी ली जाती है जी। तो अभी हाल में आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को यह घोषणा भी की गई थी कि यह मुद्रा योजना काफ़ी लोकप्रिय होने के कारण इसकी राशि बढ़ाई जाएगी। अभी आने वाले दिनों में अभी यह शुरू भी हो गया है कि मुद्रा योजना के तहत जिन्होंने 10 लाख रुपए तक का ऋण अच्छे तरीके से चलाया है, उन्हें अब 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और इसमें एक अपडेट न्यूज़ ये भी आया है कि जैसा कि आपने बताया कि स्वयं सहायता समूह की तरफ जो लखपति दीदी योजना है, उन्हें इंडिविजुअल लोन भी उन्हें दिया जा रहा है। हाँ, अभी यह जो है यह जो स्वयं सहायता समूह को हम लोग ग्रुप लोन कर रहे थे, यह काफ़ी अच्छा चला है और उसकी दीदियाँ काफ़ी अब एक्टिव भी हो गई हैं और जानकार भी हो गई हैं, क्योंकि पहले उन्हें ग्रुप के तहत एक छोटी राशि प्राप्त होती थी जिससे वो अपना बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस नहीं बढ़ा पा रही थी। तो अब लखपति दीदी योजना के तहत हम लोग इंडिविजुअली अगर एक ग्रुप में कोई अगर 10 महिलाएं हैं तो उसमें से एक महिला अगर अपना कोई अलग से रोजगार करना चाहती है तो उसके लिए भी बैंक से आसानी से ऋण प्राप्त बिल्कुल, ये बड़ी बात है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? सबसे बड़ा मैसेज आज के डेट में क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा कि साइबर फ्रॉड काफ़ी हो रहे हैं जी। तो RBI भी यही अभी मैसेज देना चाहता है कि जागरूक रहें, होशियार बने, समझदार बने। और अगर आप समझदार बनेंगे तो शायद आप साइबर ठग से बच सकेंगे, क्योंकि जो साइबर ठग होते हैं ये मेनली गांव की जो महिलाएं होती हैं उन्हें लुभावने मैसेज देकर उनसे पैसा ठग लेते हैं, जो कि वो कहीं ना कहीं उसके शिकार हो जाते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने कई कैंप्स भी किए हैं और हम लोगों के FLC होते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर होते हैं, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। उनका उद्देश्य ही होता है कि गांव में जाकर पंचायत लेवल पर एक जागरूकता अभियान करें और लोगों को जागरूक करें ताकि इस तरह के साइबर ठग से बच सके। बिल्कुल, आपने सही कहा। और सतर्कता और जागरूकता ही आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है और ऐसे साइबर ठगी से आप बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, हमारे से खास कार्यक्रम में कई सारी स्कीम्स की जानकारी दी और अपने अपना अनुभव भी आपने बताए तमाम योजनाओं को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका। हमारा आज का कार्यक्रम बिहार बिहान का अंक आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इसके लिए लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा email ID है directorddkpatna@gmail.com। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।